जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज सेट नंबर 5 है दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे यूटेरिया का बुक लेंगे, वो भी जो है वॉल्यूम 2 उसका भी निकल चुका है। ठीक है, तो उसको भी हम सोल्यूशन कराएंगे, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सभी जो है मतलब सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है, और टोटल 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 75 क्वेश्चन मैथ है, 75 क्वेश्चन रीजनिंग है, जिसमें जो है 75 क्वेश्चन जो है पहले हम जीके लेते हैं, उसके बाद मैथ की ओर चलते हैं। ठीक है, और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ABCB सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर होगा कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी को आधुनिक भारत का पहली राजनीतिक सभा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ अन्य सोसाइटी का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना जो है 1843 में हुआ था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, याद रखिएगा। इसी तरह का है दोस्तों एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1851 में हुआ था राधाकांत देव, राधाकांत देव और एक है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था, जिसके द्वारा जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 2 की ओर। ठीक है, कथा अंग्रेजों के विरुद्ध पाइका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है, पाइका विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाइका विद्रोह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह 1817 में हुआ था। 1817 में बख्शी जग बंधु के द्वारा, याद रखिएगा, बख्शी जग बंधु के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसी तरह से कुछ जो है हम विद्रोह के नाम देखते हैं दोस्तों, कुछ क्षेत्रीय विद्रोह सभी है, तो कुछ क्षेत्रीय विद्रोह का नाम देखते हैं, जैसे में सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह, इस मतलब यह विद्रोह जो है 1763 में शुरुआत हुआ था और 1800 तक चला था। ठीक है, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। इसका नेतृत्व करता है बुद्धो भगत। ठीक है, बुद्धो भगत जो इसका नेतृत्व करता है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में मतलब यह जो विद्रोह चला था और सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो इसका नेतृत्व किया गया था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। किसके द्वारा दोस्तों? बिरसा मुंडा के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, अहोम विद्रोह, ठीक है, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था गोमधर कुंवर के द्वारा। गोमधर कुंवर के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था, इसका नेतृत्व करता है। चुआड़ विद्रोह, याद रखिए दोस्तों, चुआड़ विद्रोह, चुआड़ विद्रोह 1766 में हुआ था। 1766 से 1816 के मध्य हुआ था। किसके द्वारा? तो दुर्जन सिंह के द्वारा। एक है दोस्तों चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह, यह विद्रोह जो है 1770 में शुरू हुआ था, 1818 तक चला था और यह विद्रोह जो है 2 चरण में हुआ था।
ठीक है, यह विद्रोह 2 चरण में हुआ था। तो एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला था दोस्तों। कोल विद्रोह 1831 से 32 चला था, इसका नेतृत्व करता है बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 चला था, ठीक है, इसका नेतृत्व करता है सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 तक हुआ है, नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व करता है गोमधर कुंवर। चुआड़ विद्रोह, इसकी मतलब यह विद्रोह जो है 1766 से 1816 में हुआ था, यह विद्रोह का नेतृत्व करता है दुर्जन सिंह। चेरो विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 में हुआ था, और यह विद्रोह जो है 2 चरण में हुआ था, ठीक है। तो यह मतलब ये सभी विद्रोह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत बार जो है क्षेत्रीय विद्रोह जो है पूछा जाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की ओर। बुद्धो भगत ने किस जनजातीय आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व किया दोस्तों? अभी जस्ट बताएं दोस्तों, देख रहे हैं बुद्धो भगत, देखिए बुद्धो भगत अभी लिखे हैं जस्ट। तो बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया है, जो कि 1831 से 32 चला है, ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से लेकर के 32 तक चला है, ठीक है। इसमें सभी विद्रोह के बारे में दिया गया है दोस्तों, जैसे में चुआड़ विद्रोह अभी लिखे हैं दोस्तों। तो चुआड़ विद्रोह कब हुआ है? 1766 से लेकर के 1816 तक हुआ है, ठीक है, दुर्जन सिंह के द्वारा। संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 से लेकर के 56 में हुआ है, ठीक है। और चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1770 से लेकर के 1818 तक हुआ है, और 2 चरणों में विद्रोह संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 में देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर के रूप में बताइएगा दोस्तों कौन था? बेंसी टॉड था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर के रूप में बेंसी टॉड थे। अच्छा, बेंसी टॉड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका शासन काल जो है 1760 से लेकर के 1764 तक था, ठीक है। 1760 से लेकर के 1764 तक था। हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बिहार के बक्सर नामक स्थान पर। इसका समाप्ति जो है इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। इलाहाबाद की संधि के तहत जो इसमें जो इस युद्ध को जो है समाप्त हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ दोस्तों? इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुआ था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो यह क्या है? बंगाल के पहले गवर्नर है, याद रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर पूछे दोस्तों तो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल की बात करते हैं तो 1757 से लेकर के 1760 है। उसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक जो इसका शासन काल चला, याद रखिए 1757 से 60 और अगेन 1765 से लेकर के 1767 तक जो इसका शासन काल है। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं दोस्तों, यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने हैं। बंगाल का पहले गवर्नर जनरल बना है, गवर्नर जनरल बना है। थोड़ा लिखने में अगर मिस्टेक हुआ दोस्तों माफ कीजिएगा। तो अभी बताएं, रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1772 से लेकर के 1785 तक इसका शासन काल रहा है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर के रूप में जो है दोस्तों 1757 से 60 और 1757 से 60 और 65 से लेकर 67, जो कि अभी बताएं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। 57 से 60 है या फिर 65 से 67 अभी बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह बंगाल के पहले गवर्नर है। अगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछ दे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर, सॉरी दोस्तों 6 की ओर। रामगढ़ सैन्य छावनी के विद्रोही सैनिक कुंवर सिंह के साथ कहां मिले थे? रामगढ़ सैन्य छावनी के विद्रोही सैनिक कुंवर सिंह के साथ कहां मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। बिहार राज्य के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसका जन्म पटना जिले के शेखपुरा में हुआ था? तो पटना जिले के शेखपुरा में कृष्ण बल्लभ सहाय को जन्म हुआ था, कृष्ण बल्लभ सहाय का जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इनका मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, तो मृत्यु हुआ था 3
3 जून 1774 को जो इसका मृत्यु हो गया था। अच्छा, अगर हम कृष्ण सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार का पहले फर्स्ट सीएम था। ठीक है, बिहार का पहले फर्स्ट सीएम कौन था? श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, प्रथम सीएम की बात ही हम की दोस्तों, तो बिहार में जितना भी मतलब कि जितना भी प्रथम सीएम था, जैसे में बिहार के जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो कौन हो जाएगा? राबड़ी देवी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के प्रथम फर्स्ट मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछे, फर्स्ट मुस्लिम सीएम की बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम एससी मुख्यमंत्री, ठीक है, शेड्यूल कास्ट मतलब पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री अगर पूछे दोस्तों, एससी सीएम अगर की बात करें तो हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। ये बिहार के प्रथम जो है अनुसूचित जाति जो है मुख्यमंत्री था। अगर बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। तो अभी आपको 3-4 तरह के मुख्यमंत्री के बारे में बताएं दोस्तों, जैसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर है, बिहार के प्रथम अनुसूचित जाति वाला मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री है, बिहार के प्रथम जो है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने हैं। ठीक है, और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि आप लोग जानते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है दोस्तों तो आपसे एक ही निवेदन है, निवेदन नहीं दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन की तरह, और प्यारा सा एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो उसको जो है सुधारने का तरीका बताइए कि सर ऐसे बताइए, हम उस तरह से हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 8 की ओर। गंगा का मैदान कतः कौन सा नदी और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है? तो गंगा के मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये 3 प्रमुख क्षेत्र है। ऐसे अर्थव्यवस्था में जो है टोटल अभी 5 क्षेत्रों में विभक्त किया दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, ये 5 क्षेत्र बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से कितना है? 3 गो है। ठीक है, अच्छा प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कृषि आता है, कृषि आ जाएगा, खनन हो जाएगा, ठीक है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ये सभी आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो इसके तहत विनिर्माण आ जाएगा, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण हो जाएगा, औद्योगिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि जो है ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से। इसके तहत जो है शिक्षा आएगा दोस्तों, इसके तहत शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य और परिवहन, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम चतुर्थक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो इसके तहत ज्ञान, शिक्षा की खोज और अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां इसमें सम्मिलित है। अगर हम पंचम क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो इसके तहत नीति निर्धारक आदि को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 10 की ओर। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो भारत के सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहते हैं। अगर सिलिकॉन राज्य की बात करते हैं दोस्तों, भारत का सिलिकॉन राज्य तो कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक है भारत का सिलिकॉन राज्य। अब भारत का सिलिकॉन सिटी कहे चाहे सिलिकॉन वैली कहे, दोनों क्या हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों मोतियों का शहर किसे कहते हैं? मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं, मोतियों का शहर। दक्कन की रानी जो है पुणे को कहते हैं। ठीक है, अगर भारत की बोस्टन की बात करते हैं तो भारत की बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पहले हम जीके करवाएंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जीके वाले सेक्शन को पूरा करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर जीके आ गया। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, लाल रंग के प्रकाश का वेग कांच में सबसे अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
कहता है बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग कांच में सबसे कम होता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है और विचलन कम होता है, इसीलिए वेग जो है सबसे अधिक होता है। लेकिन बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है उसका क्या होता है, विचलन जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने घर्षण रहित बर्फ के तालाब के बीच खड़ा है, वह किनारे तक कैसे आ जा सकता है। ठीक है, तो किनारे तक आने के लिए जो है छींक कर या फिर थूक कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि उसका सतह चिकना है दोस्तों, तो उस पर तो दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि घर्षण तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं तो उस पर दौड़ नहीं सकते हैं। ना ही उस पर आप तैर सकते हैं, ना ही उस पर रेंग सकते हैं, क्योंकि घर्षण कुछ लग ही नहीं रहा है, एकदम चिकना सतह है। तो उसका एक ही उपाय है, छींकना या फिर थूकना। छींकने या थूकने से क्या होता है दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बल लगाते हैं। ठीक है, जब आगे की ओर बल लगाते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। हालांकि वह बल जो है बहुत ही कम लगता है दोस्तों, लेकिन वहां पर घर्षण की मात्रा बहुत ही कम है, मतलब एक तरह से बहुत नगण्य है, तो उतना भी बल जो है खिसकाने के लिए, चाहे दूर हटने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो छींक कर या फिर थूक कर जो है हम किनारे तक आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 18 की ओर। एक बंद कार धूप में खड़ी है, अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक हो जाता है, यह किस प्रभाव का उदाहरण है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कांच सूर्य से आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य को, विकिरण को कार के अंदर जो है आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो अंदर आ जाता है। अंदर आने में क्या होता है, अंदर आने के बाद क्या होता है दोस्तों, कार के अंदर जितने भी वस्तु होता है गर्म होकर हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। वह ऊष्मा जो है कार के अंदर जो समाहित होता है, क्योंकि कार का खिड़की नहीं खुला होता है, समझ गए, या फिर कार के अंदर ही रहता है। ठीक है, वह कांच जो है बाहर आने से रोकता है, अतः क्या हो जाएगा, अंदर का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। जब हम किसी सितार के तार को कसते हैं तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। नाभिक के लिए समुद्र की दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कठिन हो जाते हैं जब वे चुंबकीय ध्रुव के पास होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब वे चुंबकीय ध्रुव के पास होते हैं। बताइएगा दोस्तों, ध्रुवों पर नमन कोण की मान कितना होता है, ध्रुवों पर नमन कोण के मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि ध्रुवों पर नमन कोण की मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। अगर यही पूछे दोस्तों भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो मतलब इसमें जो नमन कोण के मान जो है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था, राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तो यह 1956 से लेकर के 1961 तक चलाया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान खासकर उद्योग पर जो है विशेष जोर दिया गया था, उद्योग पर विशेष जोर दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना जो है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना को, तो यह जो है 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। ठीक है, 1951 से लेकर के 56 तक यह योजना, जो इस योजना में खासकर जो है कृषि पर विशेष जोर दिया गया था, और यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो यह जो है 1961 से लेकर के 1966 तक चलाया गया था। ठीक है, 1961 से लेकर के 1966 तक चलाया था, और यह योजना जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था।
हरित क्रांति के बारे में जानते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1966 में, ठीक है। हरित क्रांति जिसमें खासकर जो है मैक्सिकन गेहूं के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुआ है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों भारत चीन 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 हुआ था, ठीक है। ये सब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह योजना जो है 1969 से लेकर के 1974 तक चलाया गया था और यह योजना भी गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। यानी ध्यान रखिएगा, तीसरी और चौथी दोनों योजना जो है गॉडगिल मॉडल पर ही आधारित था, ठीक है। अगर हम पांचवी योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो पांचवी योजना हो जाएगा डीपी धर मॉडल पर, डीपी धर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान और महिला अंशदान योजना, दो क्वेश्चन इसमें दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत और एक महिला अंशदान योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन हुआ था किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 32 की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम 32 है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में विधानसभा के सदस्य की संख्या जो 32 है, जो कि सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। अगर हम मिजोरम की बात करते हैं दोस्तों, तो मिजोरम में 40 विधानसभा का सीट है, गोवा में 40 विधानसभा का सीट है और अरुणाचल प्रदेश में जो है 60 विधानसभा का सीट है। बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक विधानसभा का सीट किस राज्य में है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है बिहार। एक क्रम में सजाने के लिए बहुत बार दिया गया है दोस्तों, तो एक क्रम जो याद रखिएगा कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा के, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, महाराष्ट्र में 288 सीट है और बिहार में जो है 243 बिहार विधानसभा का सीट है। तो एक क्रम जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 33 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का स्मरण करने के लिए सबसे पवित्र बौद्ध त्योहार माना जाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सागा दावा, ठीक है, सागा दावा। सागा दावा त्योहार जो है खासकर सिक्किम में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? सिक्किम में मनाते हैं सागा दावा त्योहार, ठीक है। यह सागा दावा त्योहार नामक जो है तिब्बती चंद्र मास के बीच में पड़ने वाली पूर्ण सूर्योदय के रात्रि में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 34 की ओर, ठीक है। भारत में रबी फसल जो है बोया जाता है? बताइएगा। तो रबी फसल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य होता है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य। अगर हम कटाई की बात करते हैं दोस्तों, तो कटाई कब होता है? बताइएगा। अप्रैल से मार्च के मध्य जो है, अप्रैल और मार्च के मध्य जो इसका कटाई होता है, यानी मार्च और अप्रैल के मध्य जो है इसको कटाई होता है, यानी रबी फसल के। कुछ रबी फसल के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, ठीक है, सरसों, ये सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल देखने के बाद हम देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा खरीफ फसल, ठीक है। एक हुआ दोस्तों, एक भाई हुआ तो दूसरा भाई छूटना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों खरीफ फसल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका बुआई की बात करते हैं, बुआई। तो बुआई की बात करते हैं तो जून से जुलाई के मध्य इसका बुआई होता है। और अगर हम कटाई की बात करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के मध्य जो इसका कटाई होता है। इसके अंतर्गत चावल आता है दोस्तों, चावल, जौ, एक मिनट दोस्तों, जौ गलती बोल दिए मैं, चावल आएगा, बाजरा आएगा, मूंग, उड़द, ठीक है, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर, ठीक है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य बन गया है, ठीक है। हम लोग जो, अच्छा आप जानते हैं दोस्तों कपास का जो खेती होती है, कपास की खेती होती है खासकर काली मृदा के अंतर्गत होती है, ठीक है, काली मृदा के अंतर्गत होती है। और आप जानते हैं दोस्तों काली मृदा का, ये जो काली मृदा है उसका काला रंग मतलब ह्यूमस और टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है इसका काला रंग, ठीक है। कपास का जन्मभूमि कहाँ है दोस्तों? भारत को ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से किसने वेदों की ओर वापस लौटो को आदर्श वाक्य का प्रचार किया था? क्योंकि उसका मानना था कि वेदों में ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिया गया ज्ञान निहित है। राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनका बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम मूल शंकर है। ठीक है, मूल शंकर है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, एग्जाम में याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना हुआ था। आर्य समाज की स्थापना जो कि 1875 बॉम्बे में किया था। ठीक है, बॉम्बे में किया था। इनके द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना हुआ था। इन्हीं के द्वारा ही एक नारा दिया गया था जिसका नाम है भारत भारतीय के लिए। भारत भारतीय के लिए नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। इनको जो है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका एक और चीज है दोस्तों, एक और शब्द दिए थे जो कि स्वराज शब्द। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन वाला विषय है स्वराज शब्द। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठीक है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 2 आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर पूछे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तब बताइएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अगर केवल पूछे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय मंच से जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। आप जानते हैं दोस्तों कि जो दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के 3 बार जो है अध्यक्षता कर चुके हैं। ठीक है, 1986 में कर चुके हैं, 1993 में कर चुके हैं और 1906 में कर चुके हैं। 1986, 1993, हम गलती बोले दोस्तों, शायद गलती बोले। 1886, 1893, 1906 में किया था। ठीक है, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 37 की ओर। ठीक है, 37 की ओर। कहता आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थे? तो आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था जो है आरंभिक में जन्म पर आधारित था। जन्म पेशा पर दोस्तों, पेशा पर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो था पेशा पर आधारित था, यानी जो पेशा काम कर रहा है वही उसका मतलब वर्ण व्यवस्था होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। यूपीआई आधारित डिजिटल रुपये क्रेडिट कार्ड पहली बार किसके द्वारा यानी किस बैंक के द्वारा पेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना दिसंबर 2018 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2018 में हुआ था। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बड़ौदा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। एक सेकंड दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं तो 1964 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। 1894 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली वर्षा धारी तंत्रों के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाके में वर्षा होती है। ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, अरब सागर की वर्षा धारी तंत्रों से भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, ये भी सही है। अतः कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। भारतीय संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो भाषाई आधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार से संबंधित है। आप जानते हैं दोस्तों भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसका गठन जो है 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में हुआ था। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की घोषणा किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है नियुक्ति की घोषणा किया था, जिसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 46।
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा भंवर धाराओं को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका खोज माइकल फराडे के द्वारा हुआ था। ठीक है, माइकल फराडे के द्वारा इसका खोज हुआ था। यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? एसी वोल्टता को ऊपर करना या फिर नीचे करना, ठीक है, घटाना या फिर बढ़ाना इसका मेन कार्य है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 47 की ओर। कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो और आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया दोस्तों क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो सघन, ये जो है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा, हीरा के क्रांतिक कोण कितना होता है दोस्तों? हीरा के क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। अगर हीरा के अपवर्तनांक के बारे में बात करता है तो 2.4 जो है इसका अपवर्तनांक होता है। तो याद रखिएगा हीरा के क्रांतिक कोण 24 डिग्री और इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। यदि एक खोखले गोले और ठोस गोले का द्रव्यमान और त्रिज्या समान हो तो उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण के संबंध में क्या सत्य है? राइट आंसर होगा खोखले गोले का अधिक होगा। खोखले गोले का अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कथन और कारण दिया हुआ दोस्तों देखिएगा। अक्रिय गैस की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे बड़ी होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अक्रिय गैस के मामले में वंडरवाल बल्स त्रिज्या मापी जाती है जो सहसंयोजक त्रिज्या में से बड़ी होती है। ये भी सही है। तो इसका कथन और कारण क्या है? दोनों सही है दोस्तों। व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा लवण जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाएगा? राइट आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड और सल्फर कॉपर सल्फेट। अमोनिया क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथ निकाला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, 61 है। कहता हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? आप जानते हैं दोस्तों हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अधिक मांग वाले मुद्रा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, विश्व बाजार में जिस मुद्रा की मांग अधिक होता है लेकिन उपलब्धता जो है कम होता है, यानी मांग अधिक होगा लेकिन आपूर्ति कम होगा, उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। जैसे में डॉलर क्या है दोस्तों? हार्ड करेंसी। यानी विश्व में हर जगह जो है डॉलर की मांग है लेकिन उतना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, डॉलर की मांग हर जगह है दोस्तों क्योंकि विश्व में प्रचलित मुद्रा है। ठीक है, अगर यही सॉफ्ट करेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो जिसमें जो है मांग कम हो लेकिन आपूर्ति अधिक हो जाता है। ठीक है, मांग कम हो लेकिन आपूर्ति अधिक है, उसे क्या कहेंगे? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, देश के रेल ट्रैक की कुल लंबाई का कितना परसेंट बिहार राज्य में है? राइट आंसर होगा 4% से कम। 4% से कम जो है बिहार राज्य में इसका लंबाई है। इसका लंबाई बिहार में लगभग जो है 4509 किलोमीटर है। 4509 किलोमीटर है। ठीक है, हम लोग रेल की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय रेल का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को जो इसका शुरुआत हुआ था। कहां से कहां तक? तो मुंबई से लेकर ठाणे तक। मुंबई से लेकर के जो है ठाणे तक इसका शुरुआत हुआ था, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, यह रेलगाड़ी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है इसका शुरुआत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1848 से लेकर के 1856 जो है इसका शासनकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 63 की ओर। ठीक है, कहता भारत में चतुर्थक पंचवर्षीय योजना के काल क्या था? चतुर्थक पंचवर्षीय योजना के काल क्या है दोस्तों? एक बार बता चुके हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 1969 से लेकर के 1974। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1969 से लेकर के 1974। हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत बहुत सारे चीज का स्थापना हुआ था। क्या क्या स्थापना हुआ था दोस्तों? देखिएगा, इसी के अंतर्गत जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि 1969 में हुआ था। ठीक है, इसी के तहत जो है इसी योजना के दौरान जो है श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था। श्वेत क्रांति का शुरुआत जो कि 1970 में हुआ था। इसरो की स्थापना हुआ था
ठीक है। इसरो की स्थापना जो कि 1969 में हुआ था, ठीक है। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था कब दोस्तों? 1974 में हुआ था, ठीक है। और यह योजना जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था, इसरो की स्थापना हुआ था, पोखरण परमाणु का परीक्षण हुआ था, ठीक है। आशा करते हैं याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 64 की ओर। मानव गरीबी सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था? तो मानव गरीबी सूचकांक जो है पहली बार 1997 में जारी किया था। अच्छा, ये जारी कौन करता है दोस्तों? यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी करता है। मानव विकास सूचकांक में यूएनडीपी जो जारी करता है दोस्तों, इसे मानव विकास सूचकांक में 2026 में भारत का रैंक 130वां रहा है, ठीक है। 130वां रहा है 2026 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, जो कि 62.17% है, ठीक है। अगर सबसे कम की बात करते हैं दोस्तों, सबसे कम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत तो हो जाएगा एचपी में, ठीक है। एचपी में कितना है दोस्तों? 10% है, ठीक है, सबसे कम। अगर सेकेंड लास्ट की बात करते हैं, यानी अंतिम से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, यानी एचपी से थोड़ा सा अधिक, तो क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है। बिहार में कितना है दोस्तों शहरी जनसंख्या? तो 11.3% बिहार में, ठीक है। तो सबसे लास्ट पूछे तो एचपी हो जाएगा, सेकंड लास्ट कितना हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 66 की ओर। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कुछ हवाई अड्डा का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में गैटविक हवाई अड्डा लिखते हैं दोस्तों, गैटविक, ठीक है। गैटविक हवाई अड्डा कहाँ है? ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। गैटविक हवाई अड्डा ब्रिटेन में है। हेनेडा हवाई अड्डा, हेनेडा हवाई अड्डा ये कहाँ है दोस्तों? जापान में स्थित है। हेनेडा हवाई अड्डा जापान में स्थित है, ठीक है। शेरमेताओ हवाई अड्डा, शेरमेताओ हवाई अड्डा कहाँ है? ये रूस में स्थित है, ठीक है। तो गैटविक हवाई अड्डा ब्रिटेन में, ये जो हेनेडा हवाई अड्डा जापान में, और शेरमेताओ हवाई अड्डा रूस में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 67 की ओर। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग यूनेस्को की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। 16 नवंबर 1945 को। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो पेरिस फ्रांस, पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक के रूप में आंद्रे एजोले है, आंद्रे एजोले। क्वेश्चन नंबर 68। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हीं के शासन काल में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति महमूद अयूब खान के बीच हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 1966 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1966 में ही ताशकंद में हो गया था, ठीक है। इनका एक नारा है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे शायद, ठीक है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, विजय घाट के नाम से जानते हैं। इनको भारत रत्न से जो है 1966 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 69 की ओर। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में जो है राज्यसभा के सदस्य कितना है दोस्तों? राज्यसभा का सदस्य जो है 16 है, और विधान है दोस्तों लोकसभा का सदस्य, और लोकसभा का सदस्य 40 है। अगर विधानसभा की बात करते हैं दोस्तों, विधानसभा के सदस्य कितना है दोस्तों? 243 है।
विधान परिषद का जो गठन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। देखिएगा दोस्तों 70 की ओर चलते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सैम मानेकशॉ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनको जो है पद्म विभूषण से 1968 में 1972 दोस्तों सॉरी, इनको पद्म विभूषण से 1972 में तथा पद्म भूषण से जो है 1968 में भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ है। भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं दोस्तों, तो बिपिन रावत है। ठीक है, जिनका मृत्यु जो है हाल ही में कुछ साल पहले जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, डिफेंस स्टाफ थे। भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं दोस्तों, तो राजेंद्र सिंह थे। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी था। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी था। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मिलान करने के लिए कर रहा है। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर CO2 गैस देता है। ठीक है, एथेनॉल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो है क्षारीय KMnO4 का रंग उड़ा देता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 77 की ओर। 77 में क्या कहता है दोस्तों? रासायनिक बंधों की मजबूती और गुणों के बारे में कथनों पर विचार करना है। विचार करें दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है? कहता है सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध अधिक मजबूत होता है। दो परमाणु के बीच बना द्विबंध हमेशा एक सिग्मा और एक पाई बंध से मिलकर बना होता है। ये भी सही है। कहता आयनिक बंध दिशात्मक होते हैं जबकि सहसंयोजक बंध जो है अदिशात्मक होते हैं। एक गलत है दोस्तों, तो एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। थर्माइट अभिक्रिया जिसका उपयोग रेल के पटरी को जोड़ने में होता है के संदर्भ में क्या सत्य है? बताइएगा दोस्तों। कहता है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक गलत है दोस्तों, यह एक ऊष्मा शोषी नहीं होकर के जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, कहता है इसमें जो है एल्युमिनियम का एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें क्या है? एल्युमिनियम के अपचायक के रूप में कार्य करता है। इसमें आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। ये भी गलत है दोस्तों। ऑक्सीकरण ना होकर के क्या होगा? अबकरण होता है। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड का अबकरण होता है। इसमें एल्युमिनियम के जगह पर कार्बन का उपयोग भी किया जाता है। ये गलत है दोस्तों, एल्युमिनियम के जगह पर कार्बन का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कथन और कारण दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहता पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय तो लगता है क्योंकि वहां दबाव कम रहता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है जिससे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ये भी सही है। तो ये कथन हो गया, इसका कारण और मतलब कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। कहता वास्तविक गैस कब आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है? वास्तविक गैस जो है कब आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है? तो कहता है निम्न दाब और उच्च तापमान पर। निम्न दाब और उच्च तापमान पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आदर्श गैस के अगर समीकरण की बात करते हैं दोस्तों, आदर्श गैस के समीकरण की बात करते हैं तो PV बराबर NRT होता है। ठीक है, PV बराबर NRT होता है आदर्श गैस के समीकरण। याद रखिएगा, इसको पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब आगे आते हैं दोस्तों 91 की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ था? बताइएगा दोस्तों। तो भारत में हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इसका शुरुआत 1966 से लेकर के 67 में हुआ था। बताइएगा दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन है। M.S. स्वामीनाथन है। अगर यही मतलब विश्व लेवल की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक विलियम गॉड है। विलियम
गौड विश्व में हरित क्रांति का जनक है। हरित क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव जो है मैक्सिकन गेहूं पर पड़ा था, ठीक है, मैक्सिकन गेहूं पर पड़ा था। बताइएगा दोस्तों श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है, श्वेत क्रांति का जो है एक मिनट दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है, जिसका संबंध दूध के उत्पादन से है, ठीक है। ये जो हरित क्रांति है दोस्तों, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के द्वारा तैयार किया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हरित क्रांति जो है किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा तैयार किया गया रूपरेखा है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? राइट आंसर होगा मैक्स मूलर ने, ठीक है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया था। बताइएगा दोस्तों हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित जो है हितोपदेश का लेखक है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंस के द्वारा किया गया था, ठीक है, विल्किंस के द्वारा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 93, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहां मनाया जाता है, ठीक है। कुछ महोत्सव का नाम देखते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जैसे में बांग्ला महोत्सव, ठीक है, बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में मनाते हैं। मेघालय में क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाते हैं। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, युवा महोत्सव ये जो है मिजोरम में मनाते हैं, ठीक है, मिजोरम में राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में मनाते हैं। सरहुल महोत्सव, बताइएगा दोस्तों सरहुल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं, ठीक है। जास्कर महोत्सव, ठीक है, जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाते हैं, लद्दाख में, ठीक है। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव भी नई दिल्ली में मनाते हैं, नई दिल्ली में मनाते हैं आदि महोत्सव। गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 94 की ओर। नंदा देवी चोटी अवस्थित है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह चोटी जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, यह चोटी उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में स्थित है। अगर इसका ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, नंदा देवी की ऊंचाई तो 7817 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। कुछ अन्य चोटी की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुछ अन्य चोटी की बात करते हैं, जैसे में कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। कामेट पर्वत श्रेणी, कामेट पर्वत श्रेणी ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, कामेट पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। साल्टेरो कांगड़ी चोटी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 95 की ओर। टाइफून यागी किस महासागर से संबंधित है? तो टाइफून यागी जो है दक्षिणी चीन महासागर से संबंधित है, दक्षिणी चीन सागर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अंडमान निकोबार को जो है, अंडमान और निकोबार को किसके द्वारा अलग किया जाता है? राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ठीक है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, यह जो है मालदीव को मालदीव को मिनी काय से अलग करता है, मिनी काय से। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो लक्षद्वीप को जो है मिनी काय से अलग करता है, मिनी काय से अलग करता है। अगर हम 6 डिग्री चैनल की बात कर 8, 9 इसके बाद 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी देखे हैं अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अगर हम 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ठीक है। और 6 डिग्री चैनल को ही ग्रैंड चैनल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, 6 डिग्री चैनल को ग्रैंड चैनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत जगह दोस्तों एग्जाम में देगा 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि इसमें जो है ग्रैंड चैनल के नाम से जानते हैं, और इसको जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों पाक जल संधि किसके द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि से भारत को श्रीलंका जो है अलग होता है, ठीक है। कोक्को जल संधि अंडमान को कोक्को द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 97 की ओर, ठीक है।
अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया है। 2019 में। कुछ अन्य नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, जैसे साहित्य के क्षेत्र में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से। अगर शांति की बात करते हैं दोस्तों, तो शांति में मिला है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को, जिसको कि 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर हम जो फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो फिजिक्स में मिला है किसको मिला है दोस्तों? सीवी रमन को मिला है। सीवी रमन को मिला है 1930 में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 98 की ओर। कहता है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का त्योहार है। कुछ अन्य त्योहार का नाम जानते हैं दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश में मनाते हैं खजुराहो। क्या मनाते हैं? खजुराहो मनाते हैं। और कहाँ दोस्तों? ये जो खजुराहो मनाते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ मनाते हैं उगादी। ठीक है, उगादी और विशाखा त्योहार जो है आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। अगर हम केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ओनम पर्व मनाते हैं। ओनम और एक है बीसू। ओनम और बीसू कहाँ मनाते हैं? केरल में। मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव मनाते हैं। आंध्र प्रदेश में उगादी और विशाखा त्योहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 99 की ओर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? बताइएगा। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और एक मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन जो है भारत के संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 का 1 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 100 की ओर। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता क्या है? चाय बोर्ड का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ अन्य बोर्ड के कुछ नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में कुछ अन्य फसल में कौन सा अग्रणी है, थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं। जैसे चावल में अग्रणी कौन है दोस्तों? चावल में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो चावल में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चावल में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्राकृतिक रबड़ में सबसे अधिक उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है, प्राकृतिक रबर केरल। मसाला की बात करेंगे दोस्तों, मसाला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मसाला मध्य प्रदेश। जो 2023-24 का रिपोर्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसे हर कोई जानता है मसाला में अग्रणी कौन सा है? केरल है, लेकिन 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार मसाला में अग्रणी कौन है? तो मध्य प्रदेश है। आलू और गेहूं कहाँ? उत्तर प्रदेश का। दलहन मध्य प्रदेश का। और तंबाकू जो है तंबाकू पूछता है दोस्तों, तंबाकू में अग्रणी कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। कथा सूचीबद्ध मिश्र धातु घटक है सूची 2 में, गुण और उपयोग। कथा गलत मिलान को चुने। ठीक है, तो चुनना है। कथा सोल्डर, जिसमें शीशा और टीन कम गलनांक तारों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। कथा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, लोहा, क्रोमियम और निकेल, कठोर और जंगरोधी है, ये भी सही है। अमालगम दंत चिकित्सक में भराई के लिए होता है, ये भी सही है। पीतल, कॉपर और टीन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। पहले तो कॉपर और टीन हो तो कॉपर और जिंक हो जाएगा, कॉपर और जिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 107 की ओर। कबक और पादप
दोनों में कोशिका भित्ति होती है, फिर भी कवक में पादप जगत से अलग क्यों रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और विषम पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 108, यदि किसी कोशिका से लाइसोसोम को पूरी तरह हटा दिया जाए तो उस कोशिका पर तत्काल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस कोशिका पर तत्काल जो है कोशिका अपने विशिष्ट पदार्थों और क्षतिग्रस्त अंगों को पचा नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, हम लोग लाइसोसोम की बात कर रहे हैं दोस्तों, लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। इसका खोज डी डुबे के द्वारा 1955 में किया गया था, ठीक है। इसे आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। यह है ना, इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, कोशिका का सफाई। लाइसोसोम ये तो हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका में ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 109 की ओर। पहाड़ों पर या अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाती है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ऊंचाई पर हवा का घनत्व तो कम होता है और ऑक्सीजन की कमी की भरपाई के लिए आरबीसीएस की संख्या बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 110 की ओर। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है जबकि हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम है? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि शरीर को कैल्शियम अवशोषण और उपयोग में इसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी का आवश्यकता होता है, ठीक है। शरीर को कैल्शियम के अवशोषण और उपयोग में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, कथा वैभव सूर्यवंशी जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा खेल, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। बताइएगा दोस्तों, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 22 की ओर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने किस मंत्रालय के साथ पीएम विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है दोस्तों। कहता यह अधिनियम मनरेगा के स्थान लेता है और रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें रोजगार की सीमा जो है 100 से बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया है। इसमें जलवायु लचीलापन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है, ये भी सही है। यह अधिनियम केवल उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे है, ये गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। हम लोग मनरेगा की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो नरेगा से मनरेगा में परिवर्तन जो है 2009 को किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 124 की ओर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो 2025-26 के बजट और दिसंबर के नीतिगत चर्चाओं के प्रमुख रहा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को सशक्त बनाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, संथाली भाषा में भारत के संविधान के प्रकाशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइट आंसर होगा इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है, ये सही है। कथा संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल शामिल है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है, शामिल है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 8वीं अनुसूची में किसमें शामिल किया गया दोस्तों? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है संथाली भाषा को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके लिए ओल चिक्की लिपि का उपयोग किया गया है, ये भी सही दोस्तों। तो 1 और 3 क्या है? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 126 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा अटल कैंटीन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शहरी गरीबी और श्रमिकों को 5 रुपये में रियायती भोजन प्रदान करना।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, बिहार राज्य की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी ओढ़नी डैम में बनेगी, बताएं कि यह किस जिला में स्थित है? ओढ़नी डैम में बनेगी, बताएं किस जिला में स्थित दोस्तों? तो ओढ़नी डैम जो है बिहार के बांका जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया था? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 130, रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा किया है? राइट आंसर होगा 2026 तक। ठीक है, रूस ने जो है 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर अब आगे आते हैं दोस्तों 136 की ओर। एंटीबायोटिक्स जीवाणु से होने वाले रोगों में प्रभावी है, लेकिन वायरस पर काम क्यों नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा क्योंकि वायरस के पास अपनी खुद की कोई चयापचय नहीं होती है जिसे एंटीबायोटिक्स बाधित कर सके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, विषाणु का खोज किसने किया था? वायरस की खोज जो है इवानो बास्की के द्वारा जो है 1892 में खोज किया गया था। बताइएगा जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है 1676 में, ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1676 में जीवाणु की खोज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, पौधों में फ्लोएम उत्तक को जाइलम में किस मुख्य कार्य के आधार पर अलग किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, जाइलम मुख्य रूप से जल और खनिज का, फ्लोएम पत्तियों से भोजन अन्य भागों में परिवहन करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है जो डीएनए को अधिक अस्थिर बनाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा डीएनए द्विकुंडलित होता है और इसमें डाई ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए सामान्यतः एकल श्रृंखला वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ताओं तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा कम क्यों हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ऊर्जा का 10% नियम लागू होता है। यह ऊर्जा चापचय प्रक्रियाओं में ऊष्मा के रूप में खो देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, बिट्टी कॉटन, ठीक है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे में डाला गया बिट्टी जिन कीड़ों को कैसे मारता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा कि यह विषाक्त प्रोटीन बनाता है जो कीड़े के आंत को क्षारीय माध्यम से सक्रिय होकर उसकी पाचन नली में छेद कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। अब जीके का सेक्शन समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 से मैथ रीजनिंग स्टार्ट है दोस्तों, इसलिए 11 से हम लोग चलते हैं। 9 संख्याओं का औसत 56 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 54 होती है। पहले 9 था दोस्तों, एक हटाने पर 8 हो गया। ठीक है, तो 8 संख्या का औसत कितना हो रहा है? 54 हो रहा है। 56 से 2, 56 था पहले दोस्तों, अब 2 कम हो गया, मतलब 54 हो गया। ठीक है, यानी एक संख्या में 2 कम रहा है, तो 8 संख्या में कितना कमेगा? तो 8 दूनी 16 की कमी होगा। ठीक है, ये 16 की कमी कब हुआ? जब एक संख्या को हटाया गया है तब। इसका मतलब ये 16 जो है हटाई गई संख्या का ही हिस्सा है। ठीक है, तो पहले 56 था, ठीक है, इसमें 16 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 72। तो हटाई गई संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 72। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। ठीक है, पी रेशियो क्यू का मान दिया हुआ 6 रेशियो 11, मतलब पी का मान 6, क्यू का मान 11, क्यू रेशियो आर के मान 5 रेशियो 4 और आर रेशियो एस के मान 9 रेशियो 7 है। ठीक है, तो पहले हम 2 का ही निकालेंगे। ठीक है, तो पी रेशियो क्यू का मान दिया हुआ है 6 रेशियो 11। ठीक है, क्यू रेशियो आर के मान, क्यू के सामने क्यू लिखते हैं, रेशियो आर का मान दिया हुआ है 5 रेशियो 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पहले पी क्यू आर के मान निकालते हैं दोस्तों। तो पी क्यू आर के मान निकाले, यहाँ पर देख रहे हैं क्यू का मान 11, क्यू का मान 5 दिया हुआ, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ऊपर गुना कर देंगे 5 से, ठीक है, ऊपर गुना कर देंगे 5 से, नीचे गुना कर देंगे 11 से। समझ गए? इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो 30 रेशियो 55 और रेशियो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से निकल गया P रेशियो, Q रेशियो, R के मान निकल गया। यहाँ पर RS का मान दिया हुआ है 9:3, R रेशियो S का मान 9:9:3 दिया हुआ है। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पर R का मान दिया हुआ है 44, यहाँ पर R के मान 9 दिया हुआ है, ठीक है। तब इसको बराबर कर दीजिए, तो ऊपर 9 से गुना कर देंगे, ऊपर सभी में 9 से गुना कर देंगे, ठीक है, और नीचे में जो सभी में 44 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 44 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा इसका यूनिट, 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36, मतलब R का जो है यूनिट में मान हो रहा है 6। R का यूनिट में मान देखिए 6 यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, ठीक है, R का 6 और कहीं भी 6 है, 6 देखिए यहाँ पर इसका मान दे, इसका मतलब P यहाँ पर Q का मान दिया हुआ, ठीक है, जबकि हमको R का मान आ रहा है 6 में यूनिट में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतना हल करने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया होता है, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, आप जानते होंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है, ठीक है। इसका फार्मूला आपको मालूम होगा ना, 10 + 10 और प्लस में 10 × 10/100, ठीक है। इसको हल करने पर कितना आता है दोस्तों, 21 आता है, ठीक है। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर इसमें प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल ऐड करते हैं, प्रिंसिपल कितना होगा 100, प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो गया 121 हो गया। तो यहाँ पर अमाउंट का मान दिया हुआ है 121 पर 00, 121 पर 00, मेरा अमाउंट आया है 121, तो बटा में 121 हमको निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन कितना है 100, तो मूलधन 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइएगा दोस्तों, पूरी 10,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। कहता है लागत मूल्य जो है 30% अधिक है, ठीक है, लागत मूल्य जो है 30% अधिक किया है उत्पादन से, तो मान ले दोस्तों CP का मान 100 हो जाएगा और MP का मान हो जाएगा 130 हो जाएगा। कहता है फिर भी ग्राहक को जो छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है, मतलब SP के मान कितना होगा दोस्तों 17% लाभ, मतलब 117 में बेचा होगा। अब बताइए डिस्काउंट कितना दिया होगा, देखे तो 13 × 100, अब बटा में कितना होगा दोस्तों 130, ठीक है। इसको हल कीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% का डिस्काउंट दिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है A और B का निवेश 5:6 है, ठीक है। लाभ का अनुपात दिया हुआ है 10:9 है। B ने पैसा 12 महीने के लगाया, तो कहता है A ने कितने महीने के लगाया, ठीक है। तो A और B का अनुपात 5:6 मतलब 5/6। A ने पैसा B ने लगाया है 12 महीने के लिए, तो B ने 12 महीने के लिए, A लगाया है X महीने के लिए मान लेते हैं, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 10:9। इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, क्या हल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16 महीना, X का मान कितना हो जाएगा, X बराबर 16 महीने। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे तो रीजनिंग है दोस्तों, क्या 21 नंबर बन जाएगा। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ठीक है, सभी डिब्बे जो है कुत्ते के अंतर्गत है, ठीक है, कुत्ता। कहता है सभी कुत्ते हवाई जहाज है, सभी कुत्ते हवाई जहाज है दोस्तों, ठीक है, सभी कुत्ते हवाई जहाज हो गया। कहता है कुछ हवाई जहाज कपड़ा है, कुछ हवाई जहाज कपड़ा है, ठीक है। कहता सभी डिब्बे हवाई जहाज है, सभी डिब्बे जो है हवाई जहाज है, बिल्कुल है दोस्तों, सभी डिब्बा जो है हवाई जहाज के अंदर ही है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ कपड़े डिब्बे हैं, कुछ कपड़े डिब्बे हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल कहा कि मतलब इसमें इससे कोई संबंध हो रहा है, खैर कोई कंफर्म नहीं होगा चाहे नहीं होगा, तो केवल एक और एक ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये आकृति को इसमें ढूंढना है दोस्तों, तो ढूंढने से क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर चल रहा है, इस तरह चल रहा है ना, देख रहे हैं, तो ये आकृति ढूंढना है, तो आप यहाँ पर देखिए, देखिए यह एक सेम टू सेम जैसे कहता है उसे ढूंढ दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या लोकेशन बन जाएगा दोस्तों, आइए एक लोकेशन बताते हैं दोस्तों, क्योंकि लोकेशन देता है 2 को छोड़ेगा एक तो बताएंगे, ठीक है। कहता है ओमी जो है क्या करता है, पॉइंट ए से शुरू करता है, ओमी जो है क्या करता है पॉइंट ए से शुरू करता है, पॉइंट ए हम इसको मानते हैं, ठीक है, यहाँ शुरू करता है, मतलब पूरब की ओर 50 किलोमीटर जाता है, 50 गया, उसके बाद दाहिने मुड़ता है और 36 चलता है, दाहिने मुड़ेगा 36 चलेगा, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है 54 चलता है, दाहिने मुड़ेगा 54 चलेगा, फिर दाहिने मुड़ेगा 40 चलता है, दाहिने मुड़ेगा 40 चलेगा, उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों
फिर आखिरी बार दाएं मुड़ेगा और 4 चलता है, दाएं मुड़ेगा और 4 चलता है। तो कहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितना हो, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 36 है, यहाँ पर 40 है, कितना का अंतर खा रहा है 4, यानी ये जो डिस्टेंस हो गया दोस्तों, ये डिस्टेंस हो गया, ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर दोस्तों। कहता है बाजार में उपलब्ध फोन कवर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद बहुत से लोग बिना कवर के अपने फोन का उपयोग करना जारी रखते हैं। ठीक है, ये तो सही है दोस्तों। कहता है पिछले कुछ वर्ष में जो है कई फोन कवर निर्माताओं ने अपने उत्पादों की बिक्री और मांग में गिरावट की। बिल्कुल सही, ये कथन है, इसका निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा। एक कथन है तो इसका संभावित प्रभाव बी है। ठीक है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 25 की ओर। ठीक है, कुछ कूट दिया हुआ है दोस्तों दोनों, तो कहता है डब्लू का मान, यहाँ पर देखिए डब्लू यहाँ भी दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, डब्लू देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो जो इन दोनों में मिलेगा दोनों में आंसर हो जाएगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, तो 5 5 और 5 दोनों मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 डब्लू का मान। कथन कर रहा है, कथन में क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है सरकार ने पूरे देश में एक नया स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया है। बिल्कुल सही, शुरू किया होगा। कहता है अधिक लोग नियमित स्वास्थ्य जांच कराने लगे हैं। जब जब जागरूकता अभियान शुरू ही किया है दोस्तों, तब कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इसलिए लोग जांच कराने भी लग गए हैं। ठीक है, तो एक जो है कथन है, तो इसका कारण जो दिया हुआ, ठीक है, इसका कारण है तो निष्कर्ष दो हो जाएगा। एक कारण हो गया तो बी क्या होगा, उसका निष्कर्ष हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, है ना। तो एक कारण है तो बी इसका संभावित प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्यों आना है। 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था, तो कहता है 16 जनवरी 1967 को सप्ताह के कौन सा दिन होगा। 29 दिसंबर, दिसंबर होता है 31 तारीख के, इसमें 2 जोड़ेंगे, 29 2 31 हो गया। अब 56 खत्म हो गया मेरे पास, अब 57 हो चुका है दोस्तों 2 जोड़ने पर। अब आते हैं 16 जनवरी तक, तो 16 जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, बताए 57, 57 के बाद क्या होगा दोस्तों, 58। ठीक है, लीप ईयर में 2 बढ़ता है, नॉन लीप ईयर में 1 बढ़ता है। ठीक है, 57, ये जो 57 हो गया दोस्तों, 58 हो गया नॉन लीप ईयर। 58 के बाद 59 नॉन लीप ईयर है, 59 के बाद 60 देखो लीप ईयर हो गया, 60 के बाद 61 62 63 64 लीप ईयर आया दोस्तों, 65 66 67 तक जाना है, 67 नहीं दोस्तों 67 तक जाना है। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ करके जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 16, 2 यहाँ रिमाइंडर बच गया, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 हो गया, 7 से खत्म हो गई, 2 2 4, इधर 2 6 हो गया, 1 7। मेरे पास अब मात्र 2 संख्या बचा है। ठीक है, 1 और 1 2। ठीक है, तो शनिवार के बाद जो ये जो शनिवार के बाद इसमें प्लस में 2 करेंगे, तो शनिवार के बाद इतवार हो जाएगा और सोमवार हो जाएगा, तो सोमवार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या ये हल कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कहता है जा को कैसे लिखेंगे, इसका कूट दिया हुआ ये, इसका कूट दिया हुआ ये। देखिए जा कहाँ है दोस्तों, ठीक है, जा एक यहाँ है दोस्तों, जा और एक और कहीं जा नहीं, यानी एक, यानी जब भी निष्कर्ष निकलेगा हमको इससे ही निकलेगा निष्कर्ष। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कुछ मिल रहा है देखिए दोस्तों। ठीक है, जो मिलेगा उसको हटा दो, तो जी जी मिल रहा है, जू और जू मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास केवल जा बच गया, तो इसमें भी कुछ मिलेगा, टाइम से टाइम मिल गया दोस्तों, एंड से एंड मिल गया, तो बताओ जा का वैल्यू क्या बच गया, टाइड, टाइड हो जाएगा। 29 आप इसको सिंपल है दोस्तों, हल कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, तो 6 में से 3 गया, 3 -3 हो रहा है, यहाँ भी देखिए -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही है दोस्तों, कुछ खास नहीं है। ठीक है, आराम हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 घट रहा है, इसमें 5 घटेगा। ठीक है, 5 घटेगा, यहाँ 5 घटेगा, अगला में जो फिर 2 घटेगा, इस तरह से कर लीजिएगा। कहता है 30 को, ये जो घन का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट ए होता है। ठीक है दोस्तों, इसका अपोजिट ए होता है और इसका अपोजिट जो है ए होता है। तो कहता है पियर, पियर का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, लाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर, 41 में देखना है दोस्तों। 41 में कह रहा है, कहता है 2 कंटेनर है ए और बी में शराब और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। कंटेनर ए में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है, जबकि कंटेनर बी में उसका अनुपात 5:2 है। यदि कंटेनर ए से 10 लीटर और कंटेनर बी से 14 लीटर मिश्रण को जो है, मतलब मिश्रण दोस्तों इसमें दिया हुआ है, कंटेनर बी से 14 लीटर निकाला जाता है, तो कहता है सामग्री को तीसरे कंटेनर में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हल्का है दोस्तों, बड़ा भारी तो दिख नहीं रहा है। ए और बी का अनुपात दिया हो दोस्तों, ए और बी लिख देते हैं पहले,
ए और बी 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। ये कंटेनर फर्स्ट में हो गया। कंटेनर सेकंड की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, ए और बी का, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, अगर ए का हम निकालते हैं मात्रा तो कितना हो जाएगा, ए का मात्रा निकालेंगे तो 4, अब टोटल कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ भी अगर ए का मात्रा निकालते हैं तो 5/7 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बी के मात्रा निकालते हैं दोस्तों, बी के मात्रा निकालते हैं तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ बी के मात्रा निकालते हैं तो 2/7 हो जाएगा। बस हो गया, करना कुछ नहीं दोस्तों। कहता कंटेनर ए से 10 लीटर निकालते हैं, कंटेनर ए से 10 लीटर निकालते हैं तो 10 लीटर का 4/5, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, 14 लीटर का, 14 लीटर का जो है कितना हो जाएगा, 5/7, ठीक है। कहता है इन दोनों को मिश्रण करके जो है तीसरा मिला रहे हैं, तो दोनों को मिश्रण करके तीसरा मिलाते हैं, ठीक है। अगला फिर 10 का जो है अभी 1/5 करना है, 1/5 करना है। अब प्लस में जो है फिर 14 का कितना, 2/7 करना है, ठीक है, 2/7 करना है। अब इसको हल कर ले दोस्तों, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, बताइएगा तो कितना, 4 दूनी 8, प्लस में 5 दूनी 10, इधर तो यहाँ पर 2 बच गया दोस्तों, प्लस में 4 बच गया। 18 रेशियो कितना हो जाएगा, छोतिया 18, 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, 42 में कहता है इतना लीटर पानी है, इसमें 2 बार इतना इतना निकालते हैं, ठीक है। तो इतना में से जो है इतना इतना 2 बार घटा देंगे, समझ गए ना, इतना में से 2 बार खाली घटाना है इस चीज को, तो 2 बार घटाइएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये 43 को बना लीजिएगा दोस्तों, सरल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, एक कार पहले घंटे में इतना किलोमीटर, दूसरे घंटे में इतना किलोमीटर, तो कहता है पूरी यात्रा का एवरेज निकालना है। तो कुछ करना थोड़े दोस्तों, 194 या प्लस 286 जोड़ के या 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 240 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रयमूल्य दिया हुआ है विक्रयमूल्य का 72%, तो लाभ निकालना है। इसमें कुछ है दोस्तों, अगर विक्रयमूल्य को हम जो 100 मानते हैं तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तब क्या लाभ निकल जाएगा, ठीक है। सीपी 72, आपका यहाँ पर एसपी दिया हुआ है 100, तो लाभ आप निकाल सकते हैं, ठीक है, घटा करके लाभ परसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चामन के कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसको यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख रहे हैं टोटल जो है 1 कट किया हुआ है, 2 कट, 3 कट, 4 कट, ठीक है। टोटल जो है 4 कट किया हुआ है, ठीक है, 4 कट में मोड़ा गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि ए वाला जो है 4 बार जाएगा, एक फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मोड़ के बैठाया हुआ इसलिए यहाँ पर ठीक है। तो देखिए 4 गो वाला मोड़ा हुआ कौन दिख रहा है, देखिए तो एक 4 गो वाला मोड़ा हुआ ऊपर दिख रहा है, एक नीचे भी दिख रहा है, ठीक है। जब 4 गो मोड़ा आएगा तो ये भी जो 4 गो हो जाएगा, ये वाला होगा नहीं, तो 4 गो इसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, बामन की ओर आकर्षण का विकर्षण है, जब आकर्षण का विकर्षण है तो क्या हो जाएगा, ख्याल का वास्तविकता हो जाएगा, ठीक है, ख्याल का वास्तविकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ये हम गलत बोल दिए, अपार हो जाएगा, ये तो अपोजिट है, ये है अपार का विशाल हो जाएगा, ठीक है, ये समानार्थी है, बाकी सब क्या हो जाएगा, अपोजिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक कर दिए, माफ कीजिएगा। 53 के देखिएगा, 10 अक्टूबर 2003 को शुक्रवार था, तो कहता 8 अक्टूबर, इसको 2 दिन थोड़ा पीछे कर देते हैं, तो 10 को जो है शुक्रवार था, 10 को शुक्रवार था, तो बता इसमें जो 9 क्या होगा, तो 9 का हो जाएगा बृहस्पतिवार। 8 का क्या होगा दोस्तों, तो 8 का हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, ठीक है, 8 का बुधवार हो जाएगा, यहाँ 8 ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 को बुधवार हो गया, 2003 था, 2003 के बाद क्या होगा, ठीक है, 2003 के बाद 2004 होगा, 4 लीप ईयर है, तो 2 बढ़ जाएगा यहाँ पर। 4 के बाद 5 6 7 8 लीप ईयर है, फिर 9, एक मिनट, 9 के 9 10 11 12 लीप ईयर है दोस्तों, 13 14 15 हो गया, 15 है पूछ रहा है दोस्तों ने। अब इन सभी को जो है जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 4 3 7 कट गया, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 कट गया, हमारे पास केवल एक बचा है दोस्तों। तो शुक्र के बाद एक जोड़े, सॉरी शुक्र दोस्तों, यहाँ पर बुध आ रहा था ना, तो बुध के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा दोस्तों, ये तो श्रृंखला दे 32 5 37 10 47 47, इधर कितना हो जाएगा 15, यानी 5 10 15 इस तरह से जोड़ा हुआ दोस्तों, मतलब बड़ा भारी नहीं है, इसको आप हल कर लीजिएगा, 54 का डी हो जाएगा, ठीक है। 5 10 15 20 25 इस तरह से जोड़ा हुआ दोस्तों, ठीक है।
आगे देखते हैं। कहता ये जो इसमें दिया दोस्तों, कहता प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला को जो है उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलते हैं। स्वर को बदलना है उसके बाद वाले अक्षर तक। स्वर यहाँ पर ई है, ई के बाद एफ हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ स्वर दोस्तों, ए का बी हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। और तो कहीं स्वर हमें नहीं दिख रहा है दोस्तों। कहता प्रत्येक व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले, व्यंजन को पहले वाला बदलना है। तो एन के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, एन के पहले क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। डब्ल्यू के पहले क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के पहले बताइएगा भी हो जाएगा। एस के पहले क्या होता है दोस्तों, आर हो जाएगा। पी के पहले क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और पी के पहले फिर ओ हो जाएगा। इधर आर के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, आर के पहले क्यू हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे। 2 बार कौन आ रहा है दोस्तों, तो 2 बार कौन आ रहा है बताइएगा। यहाँ पर ओ यहाँ ओ देखिए 2 बार आ रहा है, ठीक है। और 2 बार क्या आ रहा है दोस्तों, देखिएगा एम 2 बार नहीं है, एफ 2 बार है नहीं है, भी 2 बार भी नहीं है, आर भी 2 बार नहीं है, ठीक है। और कुछ है दोस्तों, अच्छा एफ 2 बार है दोस्तों, यहाँ देखिए एफ 2 बार है, ठीक है। तो 2 समूह ऐसा है जिसके 2 बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता इतना को दिया हुआ है इससे संबंधित है, कोलिजन को दिया हुआ है इससे संबंधित है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना दोस्तों, जे JUMPER, जंपर को लिखते हैं QFNKVI। आप देख जे का अपोजिट हो रहा है क्यू, ठीक है, आप अपोजिट याद किए होंगे। यू का अपोजिट एफ हो रहा है, एम का अपोजिट एन हो रहा है, तो केवल सब अपोजिट क्या हुआ है, तो बताइएगा दोस्तों। एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एन सभी में है। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, जेड सभी, एक मतलब ये वाला कट गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। आर के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आई हो जाएगा, आई देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा के का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, के का अपोजिट पी हो जाएगा, ठीक है, पी दोनों में दिया हुआ है। ई का अपोजिट भी हो जाएगा, भी केवल यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे कितने स्वर है जिसके ठीक पहले जो है एक व्यंजन, ऐसे कितने स्वर है, मान लिया कोई हम एक स्वर लेते हैं, कोई भी एक स्वर, हम आई लेते हैं स्वर, ठीक है। इसके ठीक पहले जो है, इसके ठीक पहले एक व्यंजन, व्यंजन कुछ लेते हैं दोस्तों, हम पी लेते हैं व्यंजन, ठीक है। और ठीक बाद में एक इसके जो है ठीक बाद में, इसके ठीक बाद में स्वर होना चाहिए, ठीक है। इसके ठीक बाद में भी एक स्वर, हम एक स्वर आओ लेते हैं दोस्तों, ओ लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यंजन के बाद 2 स्वर हमको चाहिए, सिंपल सा बात है। तो एक व्यंजन के बाद 2 स्वर यहाँ देखिए दिख रहा है दोस्तों, ए और आई, इसके पहले व्यंजन है जी, ए हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ है दोस्तों, देखिएगा यू और ए, ठीक है, इसके पहले व्यंजन है पी, ठीक है। और तो ऐसे कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों, बताइएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन बाई दोस्तों, ठीक है, इसको ऑप्शन बाई हल कीजिएगा। कहता है बी में देखिए यहाँ पर 2 कम हो रहा है, ठीक है। आई में भी देखिए 2 कम हो रहा है तो के बन रहा है, आर में भी 2 कम हो रहा है तो टी बन रहा है, ठीक है। एच में 2 जुट रहा है तो 8 बन रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 कम करे तो जुड़े, ठीक है। ये जो 14 में 2 कम हो रहा है तो 12 बच रहा है, 18 में 2 कम हो रहा है तो 16 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर हो गया, ठीक है। कहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता हमको पड़ा ही नहीं। आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ श्रृंखला दिया हुआ है, इसके अनुसार इसमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो 13 प्लस 10 करते हैं 23 होता है, 13 प्लस 10 23 हो रहा है। 23 गुने 2 कर रहे हैं 46, और 46 प्लस 4 कर रहे हैं 50 हो रहा है। देखिए मिलाते हैं दोस्तों, इसमें कुछ है तो यहाँ देखिए 17 प्लस 10 27 हो रहा है, 27 गुने 2 54 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 जुट रहा है, गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा नीचे आते हैं दोस्तों, 12 प्लस 10 22 हो रहा है, ठीक है। 22 गुने 2 44, 44 प्लस 4 48, सेम टू सेम बैठ गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, 60 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केवल मान धरना है दोस्तों, इसको हल कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 73 की हो, 73 के पहले 71 से दोस्तों, 71 से, ठीक है। कहता एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है, विद्यालयों में लड़का और लड़कियों के अनुपात इतना दिया हुआ है। तो कहता है विद्यालयों में लड़का की संख्या ज्ञात करना, इसमें कौन बड़ा भारी चीज दोस्तों, ठीक है। इसको तो आप हल कर लीजिएगा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1517 हो जाएगा, ठीक है। किसी धनराशि के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40% वृद्धि होता है, तो 15,000 का समान ब्याज दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अच्छा इसको देखना है दोस्तों। कहता है ब्याज का दर समान है, तो 4 वर्ष में 40% बढ़ रहा है दोस्तों, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा बताइएगा।
तो एक वर्ष में 10%। अब 10% का हम लेते हैं 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1 होता है। ठीक है, 33.1 होता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर दिया दोस्तों 15,000, तो 15,000 का 33.1 निकाल नहीं सकते हैं। 15,000 का जो है 33.1%, इसको हल कीजिएगा दोस्तों। तो जो भी आंसर आएगा आप देख रहे हैं लास्ट में 5 दिया हुआ है, 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5, 5 वाला यहाँ पर 2 दिया। तो बताइए 19,965 कभी भी जो है ब्याज आ सकता है। 15,000 का ब्याज इतना आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर देखते हैं दोस्तों। कतर धारा की चाल दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ठीक है, और वापस आने जाने में इसको टोटल समय लगता है 48 मिनट का। तो कहता है नाविक के मोटर की चाल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अच्छा डिस्टेंस का मान दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ठीक है, धारा का चाल दिया हुआ है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हम नाव की चाल को हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं दोस्तों नाव की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ कितना 48 मिनट। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटा में क्या होता है दोस्तों, स्पीड। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा। तो डिस्टेंस के मान 6, स्पीड यानी पहले धारा के दिशा में जाएगा, तो धारा के दिशा में जाने पर धारा प्लस नाव के चाल जुट जाता है, यानी 4 प्लस में x हो जाएगा। तो 4 प्लस में x हो जाएगा। धारा के विपरीत जाएगा दोस्तों, धारा के विपरीत जाएगा तो डिस्टेंस बटा में विपरीत में क्या हो जाएगा, नाव के चाल में से धारा के चाल घट जाता है, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 मिनट। अब बटा में 60 कर देते हैं घंटा में बदलने के लिए। ठीक है, अब इसको आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ से x का मान जो है ऑप्शन वाला यहाँ पर धर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर धर के देखिए। ठीक है, इसको हम धर के देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले ये धरते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए x के मान 16 धरते हैं दोस्तों। तो 16 4 20, तो 6/20 प्लस में 6/16 में से 4 गया 12 बराबर 48/60। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, 74 की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक थोक व्यापारी सोयाबीन के तेल का एक टीन जो है इतना बेचता है और 12% की हानि होता है। कहता है यदि वह सोयाबीन तेल का दूसरा टीन जो है इतना में बेचने का निर्णय लिया तो दूसरे टीन की बिक्री में कितना लाभ होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा भारी है दोस्तों। यहाँ से सीपी निकाल दीजिए ने। तो पहला टीन जो है 5720 में बेचता है, तो 12% हानि, 12% हानि का अर्थ क्या हो दोस्तों, 88 हो जाएगा। गुना में 100, यहाँ से निकल जाएगा हमें सीपी निकल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, जो भी इसका मान आएगा दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा, तो हल करने पर कितना आएगा दोस्तों बताइएगा हमें। हल करने पर आ जाएगा दोस्तों। आइए हल ही करते हैं इसको। है 8 7 56, 11 से कटेगा दोस्तों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इकाइयाँ, 8 7 56, और नहीं हो रहा है दोस्तों, कहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 11 8 88, ये कटेगा तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 दूनी 22, कट गया दोस्तों। देखिए ठीक है, कट गया ने। यहाँ पर देखिए 13 चौका 52 हो रहा है और 2 चौका 8, 2 5 10 हो गया। ठीक है, 13 5 65, यानी कहने का मतलब 13 5 65 यानी 6500 रुपया इसका सीपी हो गया। अब एसपी का मान दिया हुआ है ये दोस्तों 7415 क्या प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। अब तो प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताइएगा, 15% दूसरा पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरा पर 15% का। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 75 की ओर। एक परीक्षा में जॉन द्वारा अंग्रेजी गणित और हिंदी और ड्राइंग में प्राप्त औसत का अंक 50.5 थे। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और क्राफ्ट में उसके औसत अंक 70 थे। तो कहता है सभी 7 विषय का औसत दिया हुआ 58, तो गणित का निकालना है। तो इसमें तो कुछ भारी है नहीं दोस्तों। यहाँ पर 4 विषय दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में कॉमन जो है एक ही विषय है, गणित, और गणित जो है कॉमन विषय दिख रहा है। ठीक है, तो 4 विषय यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 4 विषय जो है यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 विषय। 8 विषय में से 7 विषय घटा देंगे तो क्या एक विषय का निकल जाएगा। तो ये जो एक विषय कौन था दोस्तों, गणित। गणित 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार गणित घटेगा तो एक ही बार बचेगा ने। यहाँ से जो है गणित का निकल जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों बन जाएगा। तो कुछ करना है ना दोस्तों, 50 गुने 4 करना है, यहाँ पर 70 गुने 4 करना है, दोनों की जोड़ देना है। ठीक है, फिर 58 गुने जो है 7 करना है, फिर दोनों को घटा देना है। जो आंसर आएगा वही तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम लगे दोस्तों बोलिएगा, हम फिर से इसको सोल्यूशन करके हम भेज सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे, 81 की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। कहता है स्वर और व्यंजन पर आधारित नहीं है, ठीक है। कहता है कौन सा युग्म जो है, मतलब कुछ युग्म जो है अलग है, तो अलग में इसको पहचान करना है, ठीक है। 8 और 7 15, 7 जुट रहा है दोस्तों, ठीक है। इधर 13 प्लस 7 20, यहाँ भी 7 जुट रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, और 7 और प्लस 7 14, तो बराबर हो रहा है। 3 प्लस 7 10 हो गया, और 7 प्लस 5 हो रहा है 12 दोस्तों यहाँ पर, ये तो ये युग्म अलग हो जाएगा यहीं पर। अच्छा इसको देखते हैं, 7 12 प्लस 7 19 हो गया, 17 प्लस 7 24, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर आते हैं दोस्तों। पहले 1 गोला था, अब 2 गोला हो गया, अब 3 गोला हो गया, अब 4 गोला होगा। अब में कितना हो जाएगा, 5 गोला। तो 5 गोला एक ही को भरिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं दोस्तों। 83 में क्या है, कहता ए बी सी डी ई एफ एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में है। डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, डी को नीचे से तीसरा, नीचे मान लेते हैं बेस हो गया दोस्तों, नीचे से तीसरा स्थान 1 2 और तीसरा स्थान पर डी हो जाएगा, ठीक है। कहता ई और सी के बीच केवल 2 बॉक्स है, ई और सी के बीच जो है केवल 2 बॉक्स है दोस्तों, ई और सी के बीच, ठीक है। अगर हम ई यहाँ लेते हैं दोस्तों और सी यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो इसके बीच 2 बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स दिया, एक बॉक्स खाली हो गया, ठीक है। कहता है डी को जो है ई के ठीक नीचे रखते हैं, डी को जो है ई के ठीक नीचे ही है, ठीक है। तो दिया हुआ कंडीशन हो गया पूरा पीपल। कहता है एफ और ई के बीच जो है केवल एक बॉक्स रखते हैं, एफ और ई के बीच, एफ और ई के बीच एक बॉक्स। तो यहाँ पर तो कोई रखाएगा नहीं दोस्तों, तो जब भी रखाएगा ऊपर ही रखाएगा नहीं। एफ और ई के बीच केवल एक बॉक्स, एफ और ई के बीच, एफ और ई तो दिया हुआ है केवल एक बॉक्स, 2 बॉक्स है दोस्तों, एफ और ई के बीच केवल एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स हो जाएगा यहाँ पर। कहता है दोस्तों, कहता ए और बी के बीच केवल 2 बॉक्स है, ठीक है, ए और बी के बीच केवल 2 बॉक्स है। और इसमें कह रहा है दोस्तों एफ को बी के ऊपर रखते हैं, एफ को जो है बी के ठीक ऊपर रखते हैं, बी के ठीक ऊपर, तो बी के ठीक ऊपर एफ हो गया। तो जब बी यहाँ हुआ तो ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो कहता है दोस्तों अब इसमें क्या कर रहा है, कहता है नीचे से दूसरा बॉक्स कौन, नीचे से दूसरा बॉक्स कौन है दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या 34 बन जाएगा दोस्तों। कहता प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे, विषम संख्या देखिएगा, विषम संख्या 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा, 7 2 9। ऐसा क्वेश्चन बहुत सा बता चुके हैं दोस्तों, तो इसको आप हल कर लीजिएगा ना, है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं, आशा करते हैं बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक कक्षा में शीर्ष से 26 में और नीचे से 73 में है, तो कक्षा में विद्यार्थी निकालना है। तो इन दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़ के एक घटा दीजिएगा, तो 6 3 9 और 9 में से 1 गया 8, 98 एक ही हो, तो है ये दोस्तों, ठीक है। ये जो 86 नंबर बना सकते हैं आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मान धर के अपना इसको हल कर लेना दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों इसको पैटर्न बैठाते हैं। ए वाला पैटर्न कहीं नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ए वाला बीचे वाला फाड़ने वाला पैटर्न कहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बच गया ए वाला और ए वाला, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो पैटर्न जो दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है जो, ठीक है। अब फिर देखिए इसका पैटर्न, ये जो है अपोजिट है, तो इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा बताइएगा, इसका अपोजिट है इधर। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ दोस्तों, देखिए एक्स्ट्रा, ये जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन देखिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसमें कहीं हुआ वैसा कोई लाइन है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। कहता एच दिया हुआ है, माइनस में आई, गुना में जे, प्लस में जी, सॉरी दोस्तों कुछ गलत हम कर दे, जे के बाद डिवाइड में के और प्लस में जी दिया हुआ है। अच्छा प्लस का वैल्यू क्या है दोस्तों, प्लस का वैल्यू आप देख रहे हैं, कहता है पी जो है क्यू का पुत्री, क्यू का पुत्री पी है, तो इसका पुत्री हो जाएगा डॉटर, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पति, ठीक है, तो इसका पति ए हो जाएगा, ठीक है, यानी ये पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। गुना का अर्थ होता है पुत्र, इसका ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है, सन, समझ गए। माइनस का अर्थ पत्नी, ये दोनों पति पत्नी है दोस्तों, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब कहा था जे और एच, जे और एच का है दोस्तों, ये जे और एच में क्या संबंध है बताइएगा। तब इसका बेटा ये है दोस्तों, ठीक है, इसका बेटा ये है, मतलब इसका ये बाप हो गया, और इसका जो है ये क्या दिख रहा है आपको, इसका ये जो है पत्नी है, मतलब क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा, या फिर हम जे को अगर मानेंगे तो ससुर हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पति का माता पिता, हाँ पिता कर सकते हैं दोस्तों, जे क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, है कि नहीं।
अच्छा इसमें कुछ आओ, पति का पिता, ये भी बिल्कुल सही है, पति का पिता बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पति का पिता। ठीक है, हम पति के पिता को भी हम मतलब पिताजी कहते हैं, इसीलिए हम बोल दिए। ठीक है, तो पति का पिता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, कहता एक का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, एक का विपरीत निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं एक का विपरीत 6 और 3 दिया दोस्तों, यहाँ पर 6 और 3 यहाँ भी दिया, इसका बीच में क्या है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी है, इसको इसको खोलेंगे दोस्तों तो सी यहाँ भी हो जाएगा, डी यहाँ है तो डी यहाँ भी हो जाएगा, भी यहाँ है तो भी ऊपर अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब फिर इसको हम ई पट्टी से ई पट्टी खोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह इधर ही बैठ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 101 की ओर चल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का अंक 72 से बढ़कर 90 हो गया, तो कहता है विद्यार्थी के अंकों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इसमें कोई बड़ा बात तो है दोस्तों, कितना 18 वृद्धि हुआ, 18 गुने 100 बटा में कितना 72, 18 चौका 72, 25 चौका 100, 25% का वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 पाइप दिया हुआ ABC मिलकर एक टैंक को 8 घंटा में भरता है। कहता है 2 घंटे एक साथ मिलकर काम करने के बाद सी बंद कर देता है दोस्तों। ठीक है, बताए 2 घंटा तीनों मिलकर काम करेगा, तो 1 घंटे, तो ये जो है 8 घंटा में काम कर रहा है ABC, तो ABC मिलकर जो है ABC मिलकर 2 घंटा काम करेगा, तो 2/8 काम कर लेगा। ठीक है, टोटल 8 घंटा में कर रहा है, इसमें 2 घंटा भी कर रहा है तीनों मिलके, तो 2 चौका 8, 1/4 काम कर लिया। शेष कितना बचा दोस्तों, तो शेष बच गया 3/4 काम बच गया। ठीक है, अब 3/4 काम को जो है 3/4 काम में जो है ये बी हट जाता है, बी क्या होता है, बी इसमें जो है हट जाता है, बी कैंसिल हो गया, तब क्या बचेगा, ए और सी बचेगा। तो ए और सी मिलकर 3/4 काम को 9 घंटा में पूरा करता है। तो यहाँ पर ए और सी का टोटल निकालते हैं दोस्तों कि एक काम करने में कितना लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 4/3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी अगर ए और सी काम करता तो 12 घंटे समय लगता। समझ गए। अब बताइए यहाँ पर ए और सी दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर ABC दिया हुआ है, समझ गए हैं, तो ये दोनों में घटाएंगे तो क्या बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/8 दिख रहा है, ABC मिलकर 8 घंटे में कर रहा है, तो 1/8 माइनस 1/12 कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो कितना, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटा। ठीक है, सी के द्वारा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 103 की ओर। इतना दिया हुआ है, इतना में डिवाइड करते हैं 600 से तो इतना होता है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकाल लिया कि इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें तो कहता है 27 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी को 55 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो है इतना रुपये बेचने पर इतना % का लाभ हो। ये तो एलिगेशन लगा देना है दोस्तों। ठीक है, पहले जो है इसमें सब CP का मान दिया, यहाँ पर देखिए SP का मान दिया, तो इसको CP में कन्वर्ट कर लो, तो 57.6 कहता 44% लाभ हो रहा है, 144 गुना में 100 कर दीजिएगा। ठीक है, इसको शायद देख रहे हैं तो 4 चौका 16, यानी जो है कट रहा है दोस्तों। ठीक है, 4 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर एक 27 दिया हुआ दोस्तों, दूसरा 55 दिया हुआ है, तीसरा 40 हो गया। क्या इसको हल नहीं कर सकते हैं, 13 इधर 15, तो 15:17, 15:13 होगा दोस्तों, 27 3 30 40, 15:13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। कहते हैं खाली भंडारण टैंक में जो है 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रह गया। ठीक है, तो भंडारण टैंक में भरने के लिए उसे कितना पेट्रोल को डालना होगा। तो इसमें तो बड़ा हल्का है दोस्तों, इसको आप हल कर सकते हैं। 57 डालने के बाद 1% खाली रह गया, मतलब ये जो है 99% का वैल्यू है, तो 99% का वैल्यू 57 है। ठीक है, तो क्या 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है दोस्तों भंडारण क्षमता कह रहा है, तो क्या 100% के मान निकाल सकते हैं। 99% के मान 57, तो 100% के निकाल सकते हैं आप, तो 100% के मान 57 से कुछ तो बेसी होगा। ठीक है, कुछ तो बेसी होगा, तो 56 तो कट गया ही सही दोस्तों। ठीक है, जब भी आएगा दशमलव में आएगा, तो 58 तो होगा है ये नहीं, तो हमारे पास ए बच गया और ए बच गया। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 111 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1 होल है, 2 होल है, यहाँ पर 3 होल हो जाएगा, तो 3 होल वाला एक ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।
कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? इसमें देख रहे हैं, पहले इसमें देखते हैं। इसमें जो है देख रहे हैं टोटल 4 त्रिभुज है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, इधर 3 त्रिभुज हो जाएगा, इधर में 4 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 चौका 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कुछ क्रम श्रृंखला दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कहता हल करना है। इसको तो बड़ा आराम दिख रहा है दोस्तों, हमें लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं क्यू लास्ट में दिया हुआ है ने, क्यू के पहले खाली, क्यू के पहले देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो फिर से क्यू के पहले आर होगा, तो आर सबसे लास्ट में है, तो आर वाला एक ही वो लास्ट में है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बैठा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। ठीक है, डायमंड का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये जो सप्लाई का वैल्यू इतना दिया, तो इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, डी को देखिए दोस्तों, डी का वैल्यू होता है 4, 4 को 1 से गुना करेंगे। ई का वैल्यू होता है 5, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें ये आया दोस्तों, कॉन्सोनेंट को जो है हम लोग 1 से गुना करते हैं और वोवेल को 2 से। ठीक है, तो इसको हम लास्ट से पकड़ते हैं दोस्तों। टी दिया हुआ दोस्तों, टी क्या है? कॉन्सोनेंट को 1 से गुना करेंगे, तो टी का 20, 20 दूना 40। ठीक है, अच्छा 20 इकाई 20, 1 से गुना करेंगे दोस्तों। कॉन्सोनेंट को 1 से, वोवेल को 2 से, तो टी हुआ कॉन्सोनेंट, इसको 1 से गुना करेंगे, कितना? 20, 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। ठीक है, सी क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट को 1 से गुना, तो 3 काम, ये जो 3 भी खत्म हो गया, काम 3 खत्म। ठीक है, यू क्या है दोस्तों? वोवेल 21, 21 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 21 दूना 42, आप देख रहे हैं 42 जो है यहाँ पर भी है दोस्तों। ठीक है, 42 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 21 है दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है डी का वैल्यू 4 होता है दोस्तों, 4 को 1 से गुना करेंगे, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा। देखिए 4 यहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 117 की ओर। ठीक है, ये देख रहे हैं दोस्तों, पहले इसको जो है इस तरह से मोड़ा गया है, फिर उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ दिया गया है, यानी टोटल जो 4 भाग में बांटा गया है। आप देख रहे हैं एक भाग में 2 गो, ए वाला 2 गो है। ठीक है, एक भाग में 2 गो है, तो 4 भाग मोड़ा गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 गो हमको होना चाहिए, ए वाला 8 गो। 8 गो किस में है? देखिएगा दोस्तों, 8 गो इस केवल ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की ओर। शायद इसको 2 से गुना कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको भी 2 से गुना कर रहा है, तो देख लिए 2 से गुना वाला कौन है? 59 दूनी 118, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, बताइएगा। 119 को हल कीजिएगा। 18 आर के होता 18 दोस्तों, आर का 18, 18 में 18 प्लस 1 हो रहा है 19, इसका 19 होता है ना। अब इसमें 2 बढ़ रहा है दोस्तों, a प्लस 2 करेंगे 3, 2 बढ़ रहा है। अगला इसमें क्या बढ़ रहा है दोस्तों? देखिएगा टी में 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 बढ़ रहा है, और अगला जो है ई में जो है 4 बढ़ रहा है। ठीक है, 5 और 4 9 हो रहा है, तो पहला में 1 बढ़ेगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4 बढ़ रहा है, तो इसमें 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? ओ के बाद पी आता है दोस्तों, पी में 2 बढ़ाइएगा तो पी के बाद क्यू आर आ जाएगा। इसमें 3 बढ़ेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा बताओ? ई एफ जी एच हो जाएगा। ठीक है, एन में बढ़ाएंगे 4, क्या हो जाएगा? आर। इसको देख लीजिए कौन मिल रहा है दोस्तों? पी आर ए 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसका आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हल्का ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 131 में आते हैं। कहता घन का आयतन ज्ञात कीजिएगा, विकर्ण की लंबाई दिया। घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? √3 गुना भुजा। यहाँ से भुजा का मान निकाल लीजिएगा तो आयतन का मान निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं दोस्तों। 3600 रुपये का धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाएगा? प्रिंसिपल के मान दिया हुआ दोस्तों, अमाउंट का मान दिया हुआ है, टाइम का मान दिया हुआ, क्या रेट निकलेगा? नहीं, रेट निकल जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला तो आप लोग को मालूम होगा, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर में n हो जाएगा। ठीक है, मान धरिएगा, इस वहां पर जो है n का मान यानी टाइम का रेट का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अगर ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों तो बाई ऑप्शन चल सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। 9%। ठीक है, 9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 22, 33, 44 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है,
इतना से पूर्णतः विभाज्य वाला कर रहा है दोस्तों। तो पहले तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, 11, 22, 33, 44, 55 का एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम तो निकालने पर इसका आ जाएगा दोस्तों एलसीएम 660। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 660। अब 660 को 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करना है। तो 660 को जो है 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या होता है 999 और 9 होता है। ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, तो रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा, रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा 339। ठीक है, 339। अब कुछ करना नहीं दोस्तों, अब इसमें से जो है 339 को घटा देना है। ठीक है, इसमें से जो है 339 को घटा देना है। तो घटाने पर क्या आ जाएगा दोस्तों 99660 आ जाएगा। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा 99660। कहाँ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा दोस्तों। 34 में क्या कर रहा है, कहता अंजलि का वर्तमान आयु का 3 गुना और कमल के वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। अंजलि के कह रहा है दोस्तों, अंजलि के वर्तमान आयु का 3 गुना बराबर में कमल के जो है वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। हो गया, समझ गए बात को। अगला कह रहा है कमल के वर्तमान आयु का 7 गुना, कमल के वर्तमान आयु का 7 गुना बराबर में क्या कहता है दोस्तों, अंजलि की वर्तमान आयु के 6 गुने से 8 वर्ष कम है। अंजलि की वर्तमान आयु के 6 गुने से 8 वर्ष कम है। यहाँ पर दो समीकरण बैठ गया दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है अंजलि और कमल का वर्तमान आयु का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3a माइनस में 2k बराबर में कितना हो जाएगा 19। इसको हल करते हैं तो 6a अब माइनस में कितना होगा दोस्तों 7a बराबर में 8 हो जाएगा। 6a अब माइनस में 7a बराबर में क्या हो जाएगा 8। अब क्या यहाँ पर दो समीकरण बैठ गया दोस्तों, क्या इसको हल कर सकते हैं, हल करने आप लोग को आता है ना, तो हल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर a का मान निकल जाएगा, यहाँ पर k का मान निकल जाएगा। आइए थोड़ा सा कम से कम a का मान निकालते हैं। 3 और 6 दोस्तों इसको इक्वल कर देना है। ठीक है, तो इसको ऊपर वाला को 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6a माइनस में 4k बराबर में 19 दूना 38। यहाँ माइनस प्लस माइनस कट गया दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3a बराबर में कितना हो दोस्तों 19 दूनी 38, 38 में से 8 गया 30, तो a का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। a का मान धर दीजिएगा तो क्या k के मान निकल जाएगा। तो a और k का मान जैसे ही निकल जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़ करके 23 साल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 135 की ओर। ठीक है, 135 की ओर कहता एक व्यक्ति के मासिक वेतन से 20% घर के किराए के रूप में और अन्य 20% आय के रूप में कटौती की गई है। शेष राशि में से 10% परिवहन पर और 20% खरीदारी पर खर्च किया, तो कहता उसके पास जो है इतना रुपये बचते हैं। तो मासिक वेतन ज्ञात करें, मासिक वेतन ज्ञात करना है। आइए दोस्तों कुछ मान के चलते हैं हम इसमें है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो है मासिक आय 1000 रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1000 रुपये का मासिक आय है। ठीक है, 20% घर का किराया, मतलब 1000 का 20% कितना होता है दोस्तों 200, तो 200 हो गया घर का किराया। अब शेष कितना बच गया, किराया कर देते हैं। अब शेष कितना बच गया दोस्तों, शेष बच गया 800 बच गया। कहता अन्य का 20 पर और अन्य 20% आय पर जो है कटौती होता है, 20% और लेना है। तो 1000 का 20% अगेन कितना होगा 200 रुपया। आप बताइए कितना बच गया मेरे पास बच गया, शेष बच गया कितना 600 रुपया शेष बच गया। ठीक है, अब कहता शेष राशि में से 10% परिवहन पर, बताइए 600 का 10% कितना होगा दोस्तों, 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। कहता है 20% खरीदारी पर, फिर 600 का 20% निकालते हैं, कितना हो जाएगा 120 खरीदारी पर। अब कहता है शेष कितना बच गया दोस्तों, तो 120 और 60 खर्च किया, कितना खर्च किया 180 खर्च किया ने, और 600 मेरे पास था, घटाएं कितना बचेगा बताइएगा 5, यानी 420 मेरे पास बचेगा। ठीक है, टोटल अब बच गया मेरे पास 420, 1000 था 420 बच गया। कहता इसमें इतना बचते हैं, यानी 25,200 इतना बचते हैं, मेरे पास बच रहा है 420। समझ गए। तो कहता है मासिक वेतन निकालना है, मासिक वेतन कितना है 1000 है, मासिक वेतन 1000 से गुना कर दीजिएगा। समझ गए बात को दोस्तों। तो इसको हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 से कट रहा है। ठीक है, समझ गए 6 से कट रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, 60,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 142 में क्या कह रहा है देखिएगा, एक काला वाहन हो गया, एक कार हो गया और एक फॉक्स वैगन वाहन हो गया। ठीक है, कहता है कितने लोग
या तो केवल कार या तो केवल फॉक्सवैगन पसंद करते हैं। तो या तो केवल कार 47 पसंद करता है दोस्तों, और केवल फॉक्सवैगन जो है 38 पसंद कर रहा था। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 85। 85 जो है या तो केवल कार या तो केवल फॉक्सवैगन पसंद करते हैं। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन छूटा हुआ दोस्तों, अच्छा ये वाला है दोस्तों, शायद इसको आप हल कर लीजिएगा। आशा करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बता चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों हम बता चुके हैं, इसको भी आप हल कीजिएगा। ठीक है, मान बैठा करके इसको हल कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 44। देखिए, एक लोकेशन फर्स्ट टाइम आया था, उसको हम हल किए थे। अब इसको जो है आप हल कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक हम हल किए थे, एक आप हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 145 की ओर आते हैं। ठीक है, 145 की ओर कहता है दोस्तों 7 मित्र है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, मिट गया। 7 मित्र है, सी डी ई पी क्यू आर एस, ये गोल मेज के चारों ओर परितः जो है केंद्राभिमुख बैठा हुआ है। तो 7 मित्र लेते हैं दोस्तों, आइए 7 मित्र, या 7 मित्र हो गया। हम एक और बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है सी के दाएं से गिनने पर जो है पी और सी के बीच 3 व्यक्ति है। सी के दाएं से गिनेंगे इधर से, तो पी और सी के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 और 3 व्यक्ति है। ठीक है, और आप देखिए पी और सी में कोई संबंध, इसमें भी कर देते हैं हम। ठीक है, सी के दाएं से गिने पी और सी के बीच, दोनों में करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब पी और सी में कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एगो सी दिख रहा है। ठीक है, तो कहता एस जो है डी और सी के निकटतम पड़ोसी है। एस डी और सी के निकटतम पड़ोसी है, तो एस हम इधर भी डाल सकते हैं या फिर एस हम इधर भी डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों डाल सकते हैं। निकटतम पड़ोसी दिया हुआ कौन है, डी, तो डी यहाँ हो जाएगा तो डी यहाँ भी हो जाएगा। समझ गए बात को, इसलिए हम 2 डायग्राम लिए थे। अब देखिए लास्ट में एक डायग्राम अपने खुद कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 4 अक्षर। अब देखिए आगे, ये इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम आते हैं दोस्तों। डी के दाएं से गिनने पर आर और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। डी के दाएं से गिने, डी के दाएं इधर हो जाएगा, तो आर और डी के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 और 3 व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आर बैठ जाएगा। इसमें आते हैं दोस्तों, डी के दाएं इधर हो जाएगा, 1 2 3 व्यक्ति, तो आर यहाँ पर बैठ जाएगा। समझ गए बात को। अब कहता है आर के ठीक दाएं पड़ोस में ई है, आर के ठीक दाएं पड़ोस में ई हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आर के दाएं पड़ोस में सी बैठा हुआ पहले से ही, तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। अब बताइए कौन बच गया मेरे पास, देखिएगा सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, पी हो गया, क्यू बच गया दोस्तों, एक क्यू, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा। अब कहता है एस के दाएं से गिनने पर एस और क्यू के बीच, एस के दाएं इधर हो जाएगा दोस्तों, एस और क्यू के बीच कितना व्यक्ति है, मात्र 1 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 46 की ओर देखिएगा। ठीक है, कहता है पहला अंक 3, दूसरा अंक 5, तीसरा अंक 4। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में दोस्तों यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या जो है पहला अंक दूसरे से विभाज्य है। जोड़ के देखते हैं, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये 5 जो है, ये 5 से विभाज्य है, दूसरा अंक से बिल्कुल विभाज्य है। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा दोस्तों, 5 और 6। ठीक है, 5 सेम टू सेम लिख दिए दोस्तों। तो क्या 5 9 से विभाज्य है, गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3, क्या 2 और 6 विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है। ए भी हो गया और ए भी हो जाएगा, 2 हो गया दोस्तों। 6 और 2 8 हो गया दोस्तों। क्या 3 जो है 8 से विभाज्य है, 3 8 से नहीं है। 6 2 8, इधर 7, क्या 7 8 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। तो केवल 2 संख्या जो है विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा कहता एक घड़ी शाम में जो है 6 बजे जो है सुई पूर्व की दिशा में संकेत करता, शाम में जो है 6 बजे पूर्व की दिशा में संकेत करता है। तो कहता 9:15 में सुई की दिशा किधर होगा। इसमें कोई बड़ा बात तो ऐसा है दोस्तों, 6 पहले इसको 6 बजाते हैं। ठीक है, ऐसा आपके सामने घड़ी रहेगा तो और बेहतर रहेगा दोस्तों। तो 6 बजाते हैं दोस्तों। 6 कैसे बजेगा, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। तो छोटका सुइया 6 पर, बड़का सुइया 12 पर हो जाएगा, यही होगा 6 बजेगा। तो कहता है यह जो है दिशा 6 बजे घंटे का सुई जो है पूर्व दिशा में संकेत करता है। ये घंटा के सुई नीचे वाला है दोस्तों, घंटा का सुई ये वाला घंटा का सुई हो गया। ठीक है, ये जो दिशा जो है कहता है पूर्व है। ठीक है, जबकि वास्तविक पूर्व किधर होता है, वास्तविक पूरब इधर होता है। ठीक है, वास्तविक पूरब इधर। कहने का मतलब जो है ये जो 90 डिग्री जो है दाहिनी ओर चल रहा है। तो कहता है 9:15। अब 9:15 करते हैं।
ठीक है, इधर 9 हो गया, इधर 3, इधर 6, इधर में 12, 9:15 मतलब जो है 9:15 यहाँ पर होगा दोस्तों। अब 15 मिनट मतलब यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, 15 मिनट मतलब यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए बात को। तो कहता है इसमें जो है मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 9:15 में जो है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है 90 डिग्री जो है ऊपर की ओर चल रहा था, तो ये मिनट का सुइया भी 90 डिग्री ऊपर की ओर कीजिएगा। तो बताइए इधर, तो इसका सुइया इधर हो जाएगा ने, बताइए किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर की ओर, है कि नहीं। कि इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है क्यू बड़ा है यू से, क्यू जो बड़ा है यू से, क्यू बड़ा है यू से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यू तो पहले इधर लगा हुआ दोस्तों, ये तो पहले होगा नहीं, ठीक है। अगर इधर लगा होता तो आगे हम सोचते भी, ठीक है, लेकिन तो लगा हुआ है ये नहीं है, ये तो पहला गलत हो गया। आर, अच्छा पी बड़ा है आर से, ठीक है, पी ग्रेटर देन आर हो जाएगा। पी आर कहाँ है दोस्तों, आर पी, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है दोस्तों, बड़ा है आर, ठीक है, बड़ा है आर, जबकि देख रहे हैं यहाँ पर आर से बड़ा ही पी हो रहा है, उल्टा। अच्छा, एक बड़ा है पी दोस्तों, सॉरी, बड़ा है पी, तो देखिए तो आर से बड़ा क्यू, और ये जो क्यू के बराबर पी, मतलब जो क्या हो जाएगा, आर के बड़ा पी हो जाएगा। ये दूसरा बिल्कुल सत्य हो रहा है, ठीक है। तो 48 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बैन आरेख दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसमें निकालना का था कितने लेखक जो चित्रकार भी है किंतु पत्रकार नहीं है, कितने लेखक जो है चित्रकार तो है लेकिन पत्रकार नहीं है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा, लेखक चित्रकार है लेकिन पत्रकार नहीं है, 12 लेखक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 लेखक। तो ये जो है देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों, ये 14 को जो है 2 से डिवाइड कर दिए, कितना होगा, 7 हो जाएगा। और 7 को जो है 12 से गुना कर दीजिएगा, कितना होगा, 12×7=84। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 9, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा 2 से डिवाइड ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से पकड़ लेते हैं, तो 2 से डिवाइड वाला एक ही संख्या हो रहा है दोस्तों, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8, और 11×8 करेंगे तो 88, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।